हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं गौरव गोयल। तो आज बेसिकली हम देखेंगे बोर के लिमिटेशंस के बारे में। बोर एटॉमिक मॉडल के लिमिटेशंस क्या थे, क्योंकि पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि बोर के पोस्टुलेट्स क्या थे, वो कौन से पॉइंट्स थे जिसके आधार पर बोर ने एटम को डिफाइन किया था या एटॉमिक मॉडल दिया था, उसको बोलते हैं पोस्टुलेट। मेन पॉइंट्स को हम पोस्टुलेट्स बोलते हैं। अब हम जो देखेंगे लिमिटेशंस बेसिकली क्या बताता है, वो कहां तक सीमित रह गए, उससे आगे वो क्या नहीं बता पाए, किस चीज को वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए, उसको बोलते हैं लिमिटेशंस। तो उन लिमिटेशंस को आज कवर करेंगे। बेसिकली उन्होंने बहुत सी चीजें नहीं बता पाई थी। इतनी चीज बताने के बावजूद उन्होंने बहुत सी चीज नहीं बता पाई थी, क्योंकि हम जितना अंदर घुसते जाते हैं उतनी चीजें और खुलती जाती हैं। तो वो उतना ही राज और खुलते गए और वो उनके मॉडल में नहीं एक्सप्लेन हो पाए। जैसे हम कुछ देखते हैं, इसको लिखते भी जाना साथ साथ। हम पहला पॉइंट देखते हैं, मैथमेटिकली बोर मॉडल एक्सप्लेन ओनली मोनो इलेक्ट्रॉनिक एटम्स एंड फेल्स टू एक्सप्लेन इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन इन मोनो इलेक्ट्रॉनिक एटम्स। मतलब इन्होंने केवल एक इलेक्ट्रॉन के एटम के बारे में डिस्कस किया था। जनरली हम हाइड्रोजन लेकर ही चल रहे थे और हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज लेकर चल रहे थे, और चीजें इन्होंने आगे नहीं बता पाई। अब और ज्यादा अगर एटम्स का ग्रुप आ जाए तो मोनो इलेक्ट्रॉनिक्स में, और जब रिपल्शन क्रिएट हो जाए इलेक्ट्रॉन्स के बीच में, तो वहां पर वो नहीं बता पाए थे। जैसे हम बात कर लें H2 मॉलिक्यूल की, तो वहां पर 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, एक हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन, तो वहां पर वो रिपल्शंस को एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे। जैसे हम दूसरा पॉइंट देखें यहां पर, इट डज नॉट एक्सप्लेन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिट्स। उन्होंने बता दिया 2, 8, 18, 32, 2, 8, 18, 32, बट वो ये नहीं बता पाए ये ऐसा रखा क्यों गया। ठीक है, इस चीज को वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए, ऐसे ही क्यों रखे गए, इसकी कोई वजह, उस चीज को वो सही तरीके से एक्सप्लेन नहीं कर पाए। तो उस चीज को फिर आगे किया गया धीरे, लेकिन यहां पर इनके मॉडल में कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दिया गया। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, थर्ड पॉइंट, इट डज नॉट प्रोवाइड मैथमेटिकल सपोर्ट टू एजम्पशन। मतलब इन्होंने कोई मैथमेटिकल सपोर्ट नहीं दिया, इन्होंने केवल एक फॉर्मूला दे दिया, mvr = nh/2π। मतलब जो एंगुलर मोमेंटम है वो h/2π इंटीग्रल मल्टीपल होगा, लेकिन इसके बारे में और इन्होंने मैथमेटिकल कोई सपोर्ट नहीं बताया। It does not provide mathematical support to assumption of mvr = nh/2π। इस चीज को और डिटेल में वो नहीं बता पाए। ठीक है, क्लियर हो गई बात। नेक्स्ट पॉइंट, इट अगेंस्ट डी ब्रोगली एंड हिजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। इनको हम दोनों को पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसको बेसिकली डी ब्रोगाई पढ़ते हैं। ब्रोगली ये एक स्पेलिंग है, लेकिन इसको प्रोनाउंस करते हैं डी ब्रोगाई। इट अगेंस्ट डी ब्रोगाई एंड हिजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। तो ये दोनों के अगेंस्ट थे, ये मॉडल दोनों के अगेंस्ट था। डी ब्रोगाई को अभी हम पढ़ेंगे और उसको भी पढ़ेंगे, हिजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को। इट डज नॉट एक्सप्लेन स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस। जब स्पेक्ट्रल लाइन आ गई थी जो हमारी N1 से N2, N2 से N3, 4 जा रही थी, ये तो स्पेक्ट्रल लाइन बता दी। लेकिन जब इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड डाल दी जाती है उन स्पेक्ट्रल लाइंस में, तो वो स्प्लिट हो जाती है, फर्दर मतलब टूट जाती है। जैसे N1 से N2 जा रही है, तो अगर हमने मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस डाल दी तो ये और थिन में टूट जाती है। तो वो स्पेक्ट्रल लाइंस टूट क्यों जाती, उसका एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाए। जैसे अगर मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में टूट गई तो उसको बोलते हैं ज़ीमैन इफेक्ट। उसको बोलते हैं ज़ीमैन इफेक्ट। ये पूछते हैं, अगर स्पेक्ट्रल लाइंस हमारी मैग्नेटिक फील्ड के प्रेजेंस में टूट रही हैं तो उसको बोलते हैं ज़ीमैन इफेक्ट। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट में टूट रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रेजेंस में, तो उसको बोलते हैं स्टार्क इफेक्ट। उसको बोलते हैं स्टार्क इफेक्ट। तो ये दोनों चीज को वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे। तो ये पूरा समरी है हमारी लिमिटेशंस ऑफ बोर एटॉमिक मॉडल की। इसको नोट कर सकते हो। फिर हम देखेंगे क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एन एटम। मतलब क्वांटम मैकेनिकल मॉडल में क्या था उस चीज को देखेंगे। इसको नोट कर लो। तो अब हम बोर एटॉमिक मॉडल के बाद आए थे क्वांटम
मैकेनिकल मॉडल। अब देखो क्वांटम मैकेनिकल मॉडल बेसिकली क्या है, इट इज बेस्ड ऑन क्वांटम मैकेनिक्स, मतलब यहां पर आ जाता है माइक्रोस्कोपिक लेवल पे। अब गए हम, पहले बेसिकली क्या था कि हमने सिंपली हाइपोथेसिस, ज्यादातर हाइपोथेसिस ही की हम लोग ने, माना है कि हमने एजम्पशन किया कि ऐसा है ऐसा है ऐसा है, ज्यादातर एजम्पशन पे टिकी थी कहानी। जब हम फैक्ट्स के बेसिस पे गए, जब हमने माइक्रोस्कोप का काम किया, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप पे काम किया, उससे चीजें देखी, और भी चीजें और भी तरीके से चीजें जब देखी गई, तब पता चला कि बिल्कुल अलग बिहेवियर है चीजों का। जो हम लेकर चल रहे थे वो चीज एक्चुअली में है ही नहीं। मतलब हम लेकर चल रहे थे कि हमारा, जैसे हमने बोल दिया कि लाइट में फोटोन जो है पार्टिकल, वो बेसिकली एक वेव है, वो वेव फॉर्म बनाता है, ठीक है। लेकिन जब डी ब्रोगाई आए तो इन्होंने ये बोला कि कोई भी चीज होती है, कोई भी पार्टिकल है तो उसमें वेव नेचर होता है, और अगर वेव है तो उसमें पार्टिकल नेचर होगा ही होगा। इस क्वेश्चन, जैसे हमने बोल दिया कि लाइट, हमारा लाइट में वेव के हमारे दो तीन फिनोमेना शो हो रहे थे, जैसे इंटरफ्रेंस हो गया, ठीक है, दो वेव का आपस में टकराना, फिर वो हमारा जुड़ती हैं, हटती हैं, मतलब एक दूसरे से कैंसिल आउट होती हैं वेव, एक दूसरे में मर्ज होती हैं, ठीक है, कंट्रीब्यूशन डिस्ट्रीब्यूशन टाइप का। तो वहां पर चीज अलग मिली हमें वेव फॉर्म में। डिफ्रैक्शन जो है वो वेव नेचर को बताता है। कुछ लाइट के फिनोमेनास हमारे पार्टिकल नेचर को बताते हैं, जैसे हमारे 1905 में आइंस्टीन ने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पे काम किया था, तो उन्होंने बताया था कि ये पार्टिकल नेचर शो कर रहा है। डी ब्रोगाई आए तो इन्होंने बताया ये हमारा वेव नेचर और पार्टिकल नेचर दोनों हो गया। तो यहां पर जब लाइट, पार्टिकल और वेव दोनों पे आ गई, तब डी ब्रोगाई ने एक्सप्लेन किया कि कोई भी जब वेव होती है वो पार्टिकल नेचर शो कर सकती है, तो क्या पार्टिकल वेव नेचर शो करता है, ये क्वेश्चन आ रहा है। तो इस चीज को सॉल्व किया डी ब्रोगाई ने। उन्होंने बोला बिल्कुल कर सकता है, वो वेव कहलाती है मैटर वेव्स। मतलब कोई पार्टिकल की वेव अगर बन रही है तो उसको बोलते हैं मैटर वेव्स। तो उन्होंने ये भी बताया अगर कोई पार्टिकल है तो वो वेव नेचर बनाएगा, बिल्कुल बनाता है। अब डिपेंड करता है वो उसकी वेवलेंथ कितनी है। जैसे हम इसकी बात करें, अगर हम इसको फेंकें तो जब हम इसकी निकालेंगे वेवलेंथ तो इसकी चीज अलग हो जाएगी। अब वो हम देखेंगे आगे। पहले हम देखते हैं क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एन एटम। बेसिकली ये किस चीज पे बेस्ड है, ये कैसे इसको बताया गया। Two important developments which contributed significantly in the formulation of such a model। दो चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर यहां पे डालती हैं, जो क्वांटम मैकेनिकल मॉडल को थोड़ा सा एक्सप्लेन करने में सहायक है, वो कौन कौन से हैं। डुअल बिहेवियर ऑफ मैटर, और दूसरा है हिजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। डुअल बिहेवियर मतलब पार्टिकल नेचर और वेव नेचर, दोनों नेचर को बताना, इसको बोलते हैं डुअल नेचर, ठीक है। तो इस चीज को अभी हम पढ़ेंगे, और हिजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को हम पढ़ेंगे। तो बेसिकली ये दो चीज हैं, ये दो सिद्धांत हैं जो कि क्वांटम मैकेनिकल मॉडल पे बताते हैं। जैसे जनरली हम क्लासिकल मैकेनिक्स से देख रहे थे तो वहां पर हम सीधे चीजें हमें दिख रही थी तो हम उसको मान ले रहे थे, लेकिन जब क्वांटम मैकेनिक्स आई तो चीजें बिल्कुल ही बदल गई। जो दिख रही थी वो चीज है ही नहीं, और जो नहीं दिख रही थी वो चीज उभर कर आई सामने, तो चीजें बिल्कुल पलट गई। तब पता चला कि बेसिकली चीज फैक्टर है क्या, ठीक है। तो इस चीज को हम पढ़ेंगे अभी, डुअल बिहेवियर को, इसको नोट कर सकते हो। तो इसमें हम पहले पढ़ेंगे डुअल बिहेवियर में, डुअल बिहेवियर ऑफ मैटर का। तो डुअल बिहेवियर ऑफ मैटर को सबसे पहले डी ब्रोगाई ने बताया था, कब, 1924 को। कब बताया था, 1924 को। बेसिकली था क्या, एक क्वेश्चन जनरेट हुआ था जब लाइट की बात चल रही थी, तो लाइट में बताया गया कि वो हमारा पार्टिकल की तरीके से बिहेव करती है। 1905 में अल्बर्ट आइंस्टीन ने फोटो इलेक्ट्रिक पर जब बताया कि ये तो पार्टिकल नेचर बता रहा है लाइट का, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ठीक है। तो कॉम्पटन इफेक्ट जब आया था, कॉम्पटन इफेक्ट भी ये पता चला कि एक्सरे में भी पार्टिकल नेचर होता है। तो जब वहां से चीजें निकल रही थी कि जो वेव में है, वेव में पार्टिकल नेचर शो हो रहा, तो कैन ए पार्टिकल बिहेव लाइक अ वेव, ये एक क्वेश्चन जनरेट हो गया।
तो जब ये क्वेश्चन जनरेट हो गया तो डी ब्रोगाई ने बताया जी बिल्कुल करता है, कोई भी पार्टिकल होगा तो वो वेव नेचर शो करेगा, डिपेंड्स कि उसकी वेवलेंथ कितनी बड़ी और छोटी बनेगी। तो सबसे पहले इन्होंने बताया कि इन 1924, ये लिख सकते हो, इन 1924 फ्रेंच फिजिसिस्ट डी ब्रोगाई, बेसिकली आपको बता दें कि डी ब्रोगाई बेसिकली फिजिसिस्ट नहीं थे, इनको बोल सकते हैं बेसिकली इनका जो सब्जेक्ट था वो था हिस्ट्री, ये हिस्ट्री से आए थे। यहाँ पर इनके एक ब्रदर थे, वो थे फिजिसिस्ट, ये नहीं थे। तो लेकिन ऐसा कुछ वहां पर उस टाइम माहौल चल रहा था कि फिजिक्स में काफी उलझने चल रही थी, कोई चीज क्लियर नहीं थी, कोई चीज आ जा रही थी तो कोई चीज गलत हो जा रही थी, तो कोई चीज एक सब तहस नहस चल रहा था। तो लेकिन एक जब जहां पर उलझने ज्यादा चलती है तो वहां पे अटेंशन जाता है, तो ये आर्ट्स वाले भी चले गए वहां पर। तो डी ब्रोगाई ने वहां पर इंटरेस्ट दिखाया और फिर उन्होंने चीजें बताई। ऐसा यहां पर नहीं हो सकता, यहां पर एक सब्जेक्ट का है तो फिर एक ही सब्जेक्ट पे काम चलेगा। देखो इन 1924 फ्रेंच फिजिसिस्ट डी ब्रोगाई शुड बी exhibit dual behavior of both particle and wave like properties। क्या बताया इन्होंने? This means that a photon has a momentum। फोटोन हमारा मासलेस पार्टिकल होता है, मास नहीं होता उसमें, तब भी उसमें मोमेंटम होता है, ठीक है, बताया गया था उसमें, ठीक है। तो दिस मीन्स दैट अ फोटोन हैज अ मोमेंटम एज वेल एज वेवलेंथ। ही गेव अ रिलेशन बिटवीन वेवलेंथ एंड मोमेंटम ऑफ मटेरियल पार्टिकल्स। तो उन्होंने एक रिलेशनशिप दिया, वो रिलेशनशिप क्या है? लैम्डा इज इक्वल्स टू एच अपॉन एमबी। एमबी मतलब लीनियर मोमेंटम, मास इनटू वेलोसिटी। तो यहां से हम निकाल सकते हैं लैम्डा। जब हमें मोमेंटम पता है, मतलब पार्टिकल पता है, उसकी मास पता होगी, उसकी वेलोसिटी पता होगी, तो हम लैम्डा इजीली निकाल सकते हैं। इस तरीके से चीजें हम निकाल सकते हैं। इसको आप नोट कर सकते हो, फिर हम आपको दो एग्जाम्पल जो रखेंगे तो उस पर हम चीजें चर्चा करेंगे। इस पे नोट कर लो आप। जब हमने डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात की थी तो वहां पर जे थॉमसन ने हमारा पार्टिकल नेचर के बेसिस पे इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की थी। आपको पता है कि वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बारे में उनके बेटे ही नहीं बताया था। जो डिस्कवरी की थी कि इलेक्ट्रॉन्स वेव नेचर शो करता है, ये उनके ही बेटे ने बताया था। अब यहां पर हम एक क्वेश्चन देखते हैं डुअल बिहेवियर ऑफ मैटर के बारे में, कि मैटर वेव्स कैसे हम पता करेंगे। हमें जैसे हमने इस पेन के बारे में बात करें तो ये पेन हमारा, इसकी वेव क्यों नहीं दिखती हमको? हमें इलेक्ट्रॉन्स की वेव दिख सकती है, तो इसकी वेव क्यों नहीं दिखती? हमें छोटे छोटे माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स की वेव दिख सकती है, तो बड़े बड़े पार्टिकल्स की वेव क्यों नहीं दिखती है? इसको आज इस क्वेश्चन को यहां सॉल्व करते हैं। जैसे हमने बात की इलेक्ट्रॉन की, तो हमारा एक माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल है, ठीक है। तो यहां पर हम जैसे इसकी वेवलेंथ निकालें तो h अपॉन m भी होता है। h की वैल्यू आपको पता है 6.634 इंटू 10 की पावर -34, ठीक है, जूल इंटू सेकेंड, ये आपको पता है, क्लियर। अब जब हम बात करेंगे यहां पर तो हम h की वैल्यू रख देंगे 6.634 इंटू 10 की पावर -34। अब यहां पर रख देंगे इसकी मास और वेलोसिटी, तो मास 9.1 इंटू 10 की पावर -31, ठीक है, और यहां पर 2.3 इंटू 10 की पावर 8। हम ऑर्डर ही देख ले रहे हैं इधर पे। ऑर्डर जैसे हम बात करें यहां पर -34, ये ऊपर गया तो +31 और माइनस का 8, क्लियर। अब यहां पर देखना आप कि -34 + 31 कितना बचा? -3 माइनस का 8 हो गया, टोटल कितना हो गया? 10 की पावर -11। मतलब कुछ हमारा, अगर हम इसको सॉल्व करें तो कुछ नैनोमीटर में आ सकता है, ठीक है, कुछ नैनोमीटर में हमारा आ जाएगा, या एंगस्ट्रॉन में इसकी वेवलेंथ आ जाएगी, मतलब 10 की पावर -10 में हो जाएगा। अब यहां पे बात करें तो जैसे हम इसकी बात करें तो इतना हमारा होता है लगभग, ठीक है, तो ये 200 ग्राम लगभग हो गया, और ये हमारी इसकी वेलोसिटी। अब लैम्डा इसकी निकालें, ठीक है, तो 6.634 इंटू 10 की पावर -34, क्लियर। अब मास हमारा 0.2 इंटू ये 30, मतलब यहां पर जो ऑर्डर निकल रहा है वो कम से कम निकल रहा है 10 की पावर -30 के नीचे, मतलब इससे काफी छोटा। 10 की पावर -30 बहुत छोटा होता है, इस ऑर्डर में निकल रही है, ठीक है, इस ऑर्डर में निकल रही है। यहां पर अगर हम बात करें यहां पर तो 10 की पावर
ये कुछ नैनोमीटर में आएगा, 25 नैनोमीटर, ठीक है। और ये कुछ हमारा यही आ रहा है 10⁻⁻² नैनोमीटर, ठीक है। तो अब इसकी वेवलेंथ, ये इलेक्ट्रॉन अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो ये थोड़ा सही नहीं आ रही, लगभग आएगी 700 कुछ नैनोमीटर लगभग अप्रॉक्स। तो जब हम देखेंगे तो यहां पर इससे इसकी ये काफी मतलब छोटी वेवलेंथ आ रही है। तो छोटी वेवलेंथ का मतलब ये लगभग लीनियर लाइन को शो कर रहा है। तो यहां पर वेवलेंथ, जो पार्टिकल्स होते हैं जो हमें दिखते हैं, उन पार्टिकल्स की वेवलेंथ बहुत छोटी होती है, इसलिए हम उसको एज्यूम नहीं कर सकते, ठीक है। ये छोटी छोटी वेवलेंथ निकालने के लिए हमारा कोई अभी चीज आई नहीं है जो इस चीज को निकाल सके। क्लियर? तो ये हमारे इस क्वेश्चन से हमें ये पता चल गया कि हम जो पार्टिकल्स देखते हैं उसमें हमें वेव क्यों नहीं देख सकते, और जो माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल होते हैं उसमें वेव कैसे देख लेते हैं, ठीक है, बाय सम डिवाइसेस, ठीक है। इसको नोट कर सकते हो आप, आपको देखना है तो। अब फिर हम देखेंगे हिजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। तो सेकंड पॉइंट देखते हैं हम, हिजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। देखो यहां पर जो हमने डुअल बिहेवियर देखा, तो वहां पर उस चीज को, डुअल बिहेवियर को नहीं बता पाए वो कौन? बोर, क्योंकि हम लिमिटेशंस ऑफ बोर मॉडल में पढ़ रहे हैं ये दोनों चीज, ठीक है, सेकंड लास्ट पॉइंट पे। तो हमने यहां पर डुअल बिहेवियर देख लिया, हिजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को देखते हैं। तो हिजनबर्ग अनसर्टेनिटी का मतलब है इट इज नॉट सर्टेन। व्हाट इज नॉट सर्टेन, उस चीज को हम पढ़ते हैं 1927 मतलब 3 साल बाद, जब डी ब्रोगाई ने बताया तो उसके 3 साल बाद जर्मन फिजिसिस्ट थे वर्नर हिजनबर्ग स्टेटेड दैट uncertainty principle which is the consequence of dual behavior of matter, जो कि उसी बेसिस पे है, उसी का consequence है। and radiation, it states that, यहां से इसका प्रिंसिपल स्टार्ट है, it states that it is impossible to determine simultaneously the exact position and exact position of position, मतलब पोजीशन बोल सकते हो डेल्टा एक्स, एग्जैक्ट पोजीशन ऑफ पोजीशन मतलब एग्जैक्ट वैल्यू बोल सकते हो यहां पर, एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ पोजीशन, एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ पोजीशन एंड मोमेंटम। मोमेंटम को हम वेलोसिटी बोल सकते हैं ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, मतलब हम जब इलेक्ट्रॉन हमारा एटम के अंदर घूम रहा है न्यूक्लियस के चारों ओर, तो उसकी पोजीशन और उसका वेलोसिटी या फिर मोमेंटम, उन दोनों की एग्जैक्ट वैल्यू हम एग्जैक्ट वैल्यू एक साथ डिटरमाइन नहीं कर सकते हैं। इट इज नॉट कैलकुलेटेड एग्जैक्ट वैल्यू साइमल्टेनियसली ऑफ पोजीशन एंड मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन ऑफ एक ही एटम की बात कर रहे हैं हम, एक ही एटम में एक इलेक्ट्रॉन की एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ पोजीशन एंड मोमेंटम साइमल्टेनियसली नहीं डिटरमाइन कर सकते हैं, उसमें अनसर्टेनिटी आएगी। अनसर्टेनिटी मतलब कुछ वेरिएशन होगा, कुछ सर्टेन नहीं होगा वहां पर, तो उसको हिजनबर्ग ने बोल दिया इट इज अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। एंड मैथमेटिकली इसको कैसे देखा गया, डेल्टा एक्स और डेल्टा पी एक्स, मतलब जिस एक्सिस पे हमारी हम डिस्टेंस देख रहे हैं उसका चेंज, उसकी पोजीशन, चेंज इन डिस्टेंस मतलब चेंज इन पोजीशन और चेंज इन मोमेंटम जो आएगा ग्रेटर देन इक्वल टू h/4π आएगा। अब देखो हम बोर मॉडल की बात करें तो बोर एटॉमिक मॉडल में वहां पर रेडियस फिक्स कर दी थी उन्होंने, है ना, तो उसके हिसाब से आप 2πr उसका निकाल सकते हो, उन्होंने फिक्स कर दी थी, निकाली भी थी हमने 0.529, ठीक है, n²/z। अब यहां पर हम बात करें वेलोसिटी, तो वेलोसिटी भी उन्होंने फिक्स बता दी थी, ठीक है, 2.17 को चाहिए थी × 10⁸, है ना, कुछ करके n/z/n, तो हमने वो भी निकाल ली थी। यहां पर वो तो नहीं है, बोर ने तो बोल दिया था चेंज इन तो 0 हो जाएगा ना, वो तो फिक्स बताई थी उन्होंने, तो चेंज इन तो 0 हो गया, यहां पर 0 नहीं है, यहां पर वेरिएशन हो रहा है। क्यों? क्योंकि उन्होंने वेव नेचर बता दिया, उसका कंसिक्वेंस है, मतलब वो डुअलिटी बता रहा है यहां पर, तो यहां पर ये चीज क्लियर नहीं है। तो बस एक चीज इसमें याद रखना, इट स्टेट दैट इट इज impossible to determine simultaneously the exact value of position and momentum of an electron. Clear? तो ये लिख सकते हो मैथमेटिकली इसका ऑपरेशन, और क्लियर कर लो इसको। अब आगे देखते हैं इसके कुछ और पॉइंट्स, ठीक है, लिख लो इसको।
तो यहां पर सिग्निफिकेंस देख लेते हैं अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के। सिग्निफिकेंस क्या है, देखो, एम्प्लीफिकेशन ऑफ हिजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल इज दैट इट रूल्स आउट एग्जिस्टेंस ऑफ डेफिनेट पाथ और ट्रेजेक्टरीज ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड सिमिलर इलेक्ट्रॉन्स लाइक सिमिलर पार्टिकल्स। मतलब ये हमारी वो चीज जो ट्रेजेक्टरी है, मतलब पाथ उसका, वो चीज को डेफिनेट नहीं बता सकती है, ठीक है। इट रूल्स आउट एग्जिस्टेंस ऑफ डेफिनेट पाथ। क्लियर हो रही बात, समझ में आ रही बात। तो यहां पर माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स जो हैं, जैसे इलेक्ट्रॉन हुआ या सिमिलर लाइक इलेक्ट्रॉन्स, उनकी पाथ को सही से चीज नहीं डिफाइन कर सकती, मतलब उस चीज को एग्जिस्टेंस को नहीं बता सकती। यहां पर ये बता रहा है कि पोजीशन और मोमेंटम, इलेक्ट्रॉन हो या इलेक्ट्रॉन जैसे कोई भी माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल हो, उनकी एक साथ नहीं बता सकता है, ठीक है। यहां पर ये चीज सिद्ध उन्होंने सीधे सीधे क्लियर कर दी। अब जैसे हम बड़े पार्टिकल्स की बात करें, बड़े बड़े पार्टिकल्स की बात करें, तो वहां पर आप खुद देखो, एक एजम्पशन करो आप, या फिर सोचो कि जैसे बाइक, आप किनारे खड़े हो रोड के और बाइक आपकी जा रही है, तो वो हमें ऑब्जेक्ट दिख रहा है, ऑब्जेक्ट हमको दिख रहा है, हमें डिस्टेंस हमने सीधे अपनी मेजर कर ली कि इतना से इतना हमारा 1 किलोमीटर का है कुछ, या 500 मीटर का है, तो हमने इतना देख लिया और टाइम हमारे पास है, हमने पाथ डिस्टेंस निकाल ली, उसका डिफरेंस निकाल लिया, कहां तक ये पहुंचेगा आगे, ठीक है। इस हिसाब से हमने चीज निकाली, वो कांस्टेंट है। तो जब माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल की बात आती है, तो वहां पर हमें टाइम का नहीं पता कि वो कितने स्पीड में, टाइम नहीं पता हमें, वेलोसिटी हमें पता है लेकिन टाइम नहीं पता। अब वो कौन सा ऑर्बिटल पाथ फॉलो कर रही है, चलो हमें क्लियर भी हो गया वहां पर, ठीक है, क्योंकि हम एवरेज निकाल सकते हैं वहां पर, लेकिन एग्जैक्ट नहीं निकाल सकते। बात एग्जैक्ट की है, क्लियर हो रही बात की नहीं। तो ये चीज याद रखना, यहां पर एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आ सकती कि वो एग्जैक्ट वहीं पर होगा, ठीक है। तो एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ मोमेंटम और पोजीशन का जो डिफरेंस है, वो एग्जैक्ट वैल्यू नहीं बता सकते। क्लियर, समझ में आ रही बात। अब द इफेक्ट ऑफ हिजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल इज सिग्निफिकेंट ओनली फॉर मोशन ऑफ माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स, या माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स, पार्टिकल्स ही बोलेंगे, एंड इट इज नेग्लिजिबल फॉर द मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट, मतलब बड़े बड़े पार्टिकल्स के लिए वो चीज नेग्लिजिबल होगी, वो इफेक्ट, वो अनसर्टेनिटी सर्टेनिटी में बदल जाएगी। क्लियर हो रही बात, आप नोट कर सकते हो। और नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे आगे की चीजें। तो आज हमने लिमिटेशंस ऑफ बोर एटॉमिक मॉडल के बारे में पढ़ लिया। लास्ट का पॉइंट था जीमैन और स्टार्क इफेक्ट। जीमैन इफेक्ट बताता है बेसिकली कि मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में जब मैग्नेटिक फील्ड डालते हैं तो स्पेक्ट्रल लाइंस और टूट जाती हैं, ठीक है। उस चीज को बारे में नहीं बता पाया था। जीमैन इफेक्ट हमें पढ़ना भी नहीं है, केवल आप ये बता सकते हो अगर पूछा तो मैग्नेटिक फील्ड के प्रेजेंस में स्पेक्ट्रल लाइन का टूटना, वो फिनोमेना को बोलते हैं जीमैन इफेक्ट, वो इफेक्ट को बोलते हैं जीमैन इफेक्ट। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड उसके प्रेजेंस में डाल दी, कोई स्पेक्ट्रल लाइंस हमारी आ रही हैं, हमने देखी, उसमें हमने इलेक्ट्रिक फील्ड डाल दी, तो वो स्प्लिटिंग होगी, उसको बोलते हैं स्टार्क इफेक्ट। उसको स्टार्क ने देखा था और इसको जीमान ने देखा था, इसलिए उनके अलग अलग नाम पे उनका अलग अलग इफेक्ट दे दिया गया। क्लियर होगी बात, नोट कर सकते हो।